क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो इसका मैंने आपको एक हिंट दिया था कि सिमिलैरिटी किस तरीके से होती है। अगर मान लीजिए कोई दो ट्राइंगल्स वो एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है। जैसे हमने ये बोला कि एक बड़ी कोई कार है और बिल्कुल सेम उसी मॉडल की एक छोटी टॉय कार है, ठीक है। तो हम अगर किसी एक बड़ी जीप की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं बिल्कुल उसी के जैसी एक छोटी जीप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों के दोनों जो हैं वो टॉय कार और एक्चुअल कार, वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर फिगर्स हैं। तो इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक कुतुब मीनार का मॉडल है और हम ये कहें कि नहीं एक टॉय का मतलब टॉय की शेप का एक छोटा सा कुतुब मीनार भी बनाकर दे रखा है, तो उसमें क्या होगा कि वो फिगर सिमिलर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई चीज़ 10 फीट की ऊंचाई पर है तो वहाँ पर उसको 10 सेंटीमीटर या उसको 10 माइक्रो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिखा रखा होगा, क्योंकि आपको टॉय बनाना है ना। तो वो रेशो उनका सेम रहता है, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती। जैसे आपने 9th क्लास में करा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है कि एक ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी के जैसा है ना, मतलब बिल्कुल सेम ही है। जैसे हमने अगर तुम सबके पास में एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी अगर आपने मैथ्स की ले रखी है तो आप एक एनसीईआरटी को दूसरी एनसीईआरटी के ऊपर रखोगे तो आप देखोगे कि सबकी लेंथ ब्रेथ और विड्थ जो है वो सब कुछ, वो आपको सब कुछ सेम मिलेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। और अगर जो है लेंथ और ब्रेथ का इनका सबका रेशो अगर सेम हो, कि एक जो बुक है वो उसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और दूसरी जो बुक है उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो कितनी हो गई, उसकी आधी हो गई। पहली वाली जो बुक है उसकी जो ब्रेथ है वो 6 सेंटीमीटर है और दूसरी बुक की जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो अगेन आधी हो गई। पहली वाली बुक की जो हाइट है यानी कि जो विड्थ है, मोटाई है, वो अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो जो बाद वाली है उसकी 1 सेंटीमीटर है, तो सब कुछ उसका आधा 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 हो गया, यानी कि रेशो सेम आ रहा है। रेशो क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 लेंथ ब्रेथ और हाइट का, ठीक है। तो जब भी कभी हम ये कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स का रेशो हम ये कहते हैं कि रेशो इक्वल है, तब हम उनको कहते हैं कि वो सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हम क्या बोलते थे कि उनके एंगल्स भी इक्वल हैं, उनकी साइड्स भी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि साइड्स का रेशो इक्वल होगा, है ना, एंगल इक्वल आएंगे यहाँ पर भी और साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स करने से पहले ये देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स, तो टू ट्राइंगल्स ABC and DEF, two triangles ABC and DEF are said to be similar to each other, are said to be similar to each other, that is triangle ABC is similar to triangle DEF। याद करिए आपने जो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल करा था लास्ट ईयर, वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये था कि इक्वालिटी साइन लगाकर उसके ऊपर ये कर्व लाइन बना देते थे, तो इसको बोलते थे कि वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जब हम सिमिलैरिटी का कर रहे हैं तो ये इक्वालिटी साइन नहीं आएगा, है ना। इक्वालिटी साइन आता ही इस वजह से था कि वहाँ पर जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब सिर्फ कर्व आएगा, कर्व का मतलब ये है कि एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन जो साइड्स हैं वो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे होंगी वो देखिएगा कि अगर दो ट्राइंगल ABC और DEF एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इसका मतलब पहली पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, एंगल A, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल A, और इसकी पहली पोजीशन पर क्या, एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। सेमीकोलन लगाइए, फिर इसका एंगल, इसका दूसरा अल्फाबेट क्या है B और इसका दूसरा अल्फाबेट है E, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। फिर तीसरा अल्फाबेट है एंगल C और इसका तीसरा अल्फाबेट है एंगल F। तो इस तरह से उनके एंगल तो आपस में इक्वल होंगे। अब जब साइड्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा भाई, पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, AB, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, DE, तो AB अपॉन DE, ठीक है। अच्छा, अगर अब जो दूसरी साइड है वो क्या होगी, दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है, BC, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है, EF, इज इक्वल टू इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, AC,
और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, डी एफ। ठीक है, तो याद करिए कॉन्ग्रुएंसी में मैं क्या बोलता, कॉन्ग्रुएंसी में तो मैं बोल देता सीधा कि पहला दूसरा अल्फ़ाबेट यानी कि पहली लाइन क्या बन रही है, ए बी, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट यानी कि डी ई, तो इसकी पहली लाइन क्या बन रही है, डी ई, तो मैं बोलता ए बी इज इक्वल टू डी ई, हम ये बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ए बी और डी ई का रेशो निकालो, बी सी और ई एफ का रेशो निकालो, ए सी और डी एफ का रेशो निकालो, तो वो हमारा हमेशा इक्वल आएगा। कैसे, जैसे हमने बोला कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये ले ली 6 सेंटीमीटर, ये वाली ले ली 8 सेंटीमीटर और ये वाली ले ली 10 सेंटीमीटर। इसको मैंने बोला ए बी और सी। अब एक दूसरा ट्राइंगल, क्या हरकत दिखा रहा हो, टच करना था तो फिर क्या हुआ, टच कर दिया, चोट लगी तुमने भी टच कर दिया, बड़ा अलग सा टच है भाई तुम्हारा, तो ऐसे करके टच कर रहा है, ऐसे करके, वाह। ये ट्राइंगल है डी ई और एफ, तो इसको बोल दिया 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो रेशो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई, तो 6/3 ए बी अपॉन डी ई, ये क्या हो गया 6/3, और बी सी अपॉन ई एफ, थैंक यू। और यहाँ से मुझे लग रहा है श्रेष्ठ ने ट्यूशन छोड़ दिया। सर वो ऑनलाइन में होता है, कर दिया नहीं नहीं, ऑनलाइन में भी नहीं है वो। फिर कल था आपने पूछा नहीं कितना मतलब सर परसों तो आ मैं बताता हूँ कि कल उसकी सिस्टर का फ़ोन आया था, उसके फादर के फ़ोन से, है ना, तो उसने सिस्टर ने पूछा मेरे से कि इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने कहा अभी शायद इसको 10-12 दिन हुए आते हुए, उसमें से 6 दिन की तो इसने छुट्टी मार ली, और जो बचे हुए दिन में आता है तो उसमें 20-20 मिनट लेट आता है। तो उन्होंने कहा कि सर अच्छा करा कि आपने मेरे को बता दिया, और आगे भी अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो मुझे बता दिया करो ना, ध्यान रखना है इसका। मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान तो तब रखो जब वो आए, अब वो कल भी नहीं आया, ध्यान रखना है इसका, तो मतलब आएगा ही। वो आया ही नहीं, कल भी नहीं आया। तो आप कॉल करके बोल, मैंने मैसेज कर दिया, क्या मतलब रात में 10 बजे फ्री हुआ, क्या बोलना, मैं बस पानी देख उधर उधर अभी जाना है, रखा है, टेबल पे रखा है। हाँ जी बताइए। सर 2 आ रहा है, हाँ 2 तो 2 आ रहा है, तो अब आप ये देखिएगा ये क्या हो गया 6/3, तो 2/1 हो गया, तो ए बी अपॉन डी ई करा, ऐसे ही करेंगे अगला बी सी अपॉन ई एफ, तो 10/5, 5 1 जा 5 2 जा, और फिर इसी तरीके से ए सी अपॉन डी एफ, ए सी कितना है 8 और डी एफ कितना है 4, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो तीनों का रेशो क्या आ गया 2/1 2/1 2/1, तो रेशो तीनों का सेम आ रहा है। तो जब रेशो सेम आएगा तब मैं बोलूँगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो ये मामूली सा अंतर जो आप वहाँ पर देखते थे 9th में, और जो आप अब वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ये अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, और साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होगी, साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, मतलब उनका रेशो सेम होगा। अच्छा, अब जो हमने ट्रायंगल छोड़ है, उनके एंगल में कैसे इक्वल हो सकते हैं? हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं एक लाइन लेता हूँ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, ये एक लाइन है और इसके ऊपर दूसरी लाइन इस तरीके से पड़ी हुई है। हमने कहा कि इसको हमने इतना खोला, कितना खोला, हमने 30 डिग्री एंगल खोला। अब 30 डिग्री पर हमने कहा कि हमने बस लाइन की लेंथ नहीं बढ़ाई, ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री रहा। अगला दूसरा बंदा आता है, वो कहता नहीं इस लाइन को ना 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ा दें, और ये वाली जो लाइन है इसको भी 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो एंगल तो चेंज ही नहीं हुआ ना, एंगल तो सेम रहा। तो ट्रायंगल कितना भी बड़ा आप ले लें, ठीक, और कितना भी छोटा ले लें, एंगल जो है एंगल उतना ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस आपने ये गैप ना बढ़ा दिया हो, आप गैप बढ़ाकर 90 डिग्री कर दो तो बात अलग है, ठीक है। तो कितना भी बड़ा ट्रायंगल हो, कितना भी छोटा ट्रायंगल हो, उसका एंगल सेम रखा जा सकता है, तो एंगल इक्वल होगा और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। सर एंगल से तो रेशियो लेते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ना, साइड्स का रेशियो लेंगे और एंगल्स इक्वल होंगे हमेशा, ठीक है, ये याद रखिए।
एंगल इक्वल है बहुत सारे सिमिलर एंगल इक्वल होंगे। हाँ अगर नहीं है तो सिमिलर सिमिलर प्रूव करना होगा, दोबारा बोलो। अगर नहीं है तो सिमिलर नहीं है तो सिमिलर नहीं है, बस ये। अब इसके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखेंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया था, ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखेंगे। याद होगा आपने लास्ट ईयर करा था, साइड साइड साइड, एस एस एस, ए एस ए, एस ए एस, ए एस और आर एच एस, वो करा था। साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड भी था ये, है ना, ए एस। तो इसी तरीके से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थोड़े कम है। ए ए एंगल 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 एंगल, है ना, ठीक लिखवाया। उसको आप डबल ए भी बोल सकते हैं, ट्रिपल ए बोल दो या डबल ए बोल दो, मैं सबसे पहले वही करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल 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 ट्रिपल ए। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जब भी कभी हमारे पास कोई भी दो हमको एंगल्स अगर इक्वल मिल जाएंगे तो मैं बोल दूंगा सीधा सीधा कि ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इफ इन टू ट्राइंगल्स triangle ABC if in two triangles, triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, then इसमें और थर्ड double? वाले का इक्वल होना जरूरी नहीं है। हाँ बेटा, थर्ड वाले एंगल का इक्वल होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं वो अपने आप ही इक्वल हो जाए, बताता हूँ। उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. ये दो ट्रायंगल हमको दे रखे हैं। अब आप ये देखिएगा कि इसमें मेरे को ना दो एंगल दे रखे हैं। एक तो ये एंगल ए जो है ये एंगल डी के इक्वल है, पहली चीज। और दूसरा जो एंगल बी है, अच्छा ये डबल कर्व का मतलब और सिंगल कर्व का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ सिंगल कर्व लगाया मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, यहाँ डबल कर्व तो इधर भी डबल कर्व, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इस तरीके से है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे दो ये एंगल इक्वल आ गए। अब मान लो ये 30 डिग्री है और ये मान लीजिए 60 डिग्री है। तो 30 + 60 कितना हो गया? 90। तो ये वाला कितना होगा? 90 ही बचेगा। अच्छा ये मान लीजिए ये 30 है और ये भी 60 है क्योंकि इक्वल दे रखा है। तो अगेन यहाँ पर भी ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो आपको ट्रिपल ए करने की जरूरत ही नहीं है। दो एंगल इक्वल आ गए, बहुत है, आगे बढ़ जाओ बस। ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ट्रिपल ए सिमिलैरिटी लिख कर दिखाइए, आप डबल ए दिखा दो, बहुत है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये तो पहला क्राइटेरिया था डबल ए सिमिलैरिटी। दूसरा लिखिएगा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
ट्रिपल एस सिमिलरिटी, है ना। ये क्या होगा, कहीं पे रेशियो से होगा। यहाँ पर रेशो की बात करी जाएगी। इक्वल नहीं होंगी साइड्स का, याद रखना, साइड्स कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, साइड्स का रेशो हमेशा इक्वल आएगा। और यहाँ पर ये मत सोचना कि जैसे एंगल एंगल था ना कि दो एंगल इक्वल आ गया तीसरा इक्वल ही आएगा, तो दो साइड प्रोपोर्शनल आ गई तो तीसरी भी आएगी ना। यहाँ पर तीनों ही साइड का रेशो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ABC और DE ये दे रखा है, तो इफ AB अपॉन DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF, then by triple similarity criteria triangle ABC is similar to triangle DEF. Triangle ABC triangle DEF के similar होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं जरा। फिर है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये मिटाऊँ इधर से। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो अब मानिए कि ये AB अपॉन DE if AB upon DE is equal to AC upon DF, ये दे रखा है हमको, ठीक है। AB upon DE is equal to AC upon DF, अगर ये दे रखा है और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का जो एंगल है ये इक्वल अगर दे रखा है एंड एंगल BAC is equal to एंगल EDF, तो हम ये कहेंगे ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो इक्वल है। और जो एंगल कंटेन्ड है, कंटेन्ड का मतलब हमने कौन कौन सी साइड यूज करी इस ट्रायंगल की, ये और ये, है ना, AB और AC, और इस ट्रायंगल की AC और DF, डिनोमिनेटर इस वाले ट्रायंगल की DE और DF, डिनोमिनेटर देके DE और DF, और इनके बीच का एंगल यूज करते हैं। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. ठीक है जी, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बस ये तीन ही करने हैं, ठीक, और इसके अलावा कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं है।
मतलब जैसे RHS होता था, एक AAS होता था कॉन्ग्रुएंसी में, वो दोनों नहीं है, बस यही थी। हाँ, एंगल साइड एंगल नहीं है, ठीक है, बस यही है। एक मिनट। अरे ऐसी बात नहीं कर अभी उसे फोन करना है, इसे तू उठा के अरे नहीं, कहाँ है हाँ उनकी गैंग है मैं ये सोच रहा हूँ, अरे एक मिनट, तुमने से किसी लड़की के टॉप्स रह रहे थे क्या तुमने? हाँ सर, याद है। यहाँ रखे हुए नहीं? पानी निकल जाए। अरे यहाँ रखे हुए थे छोटे अरे छोटे। सर इसने देखे थे सर, इसने बताया ही नहीं। अरे इसके अंदर बता देंगे लोग किसने। भाई कृष्ण भाई पानी गिर रहा है, इसके लिए मैं क्या कर क्या रहते हैं ग्रीस कल तक रात नहीं पड़ा था यहाँ पे। ये किसी का हार्ट अटैक आ रहा है। सर ने बोला कि क्या भाई कैसे चलाया बोलता हाथ से भाई करीब भाई वो आप ऐसा करोगे तो हम क्या करें? अभी ऐसे कर रहा है, पानी मार रहा है। भाई तू तो खुशी नहीं हो रहा है क्या तू तो खुशी नहीं अरे है यार क्रिश से मिल गए? तेरे दोस्त नहीं आ रहा ना पता हो जिसको देखता है हमारा खुशी है वो लड़का ही है ऐसे लिखोगे वो आते ही मुझे देखने किस दिन को वो वाली टी-शर्ट पहना। कल देख कल अरे मेरे को क्या पहले मैं कहाँ से निकलता था तो कपड़े उतार के गया वही पहन ली। तो मम्मी ने कपड़े मेरे को अच्छा लगता है मैं खेल का ऐसे वहाँ भी क्योंकि ये दोनों की आज भी हम जल्दी कहाँ क्या ये कर रहा तो सिगरेट पीता वो नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ हमारे छोटे बच्चे तेरे से छोटे आज मेरे साथ इनको मार के चले जाएंगे। कभी सोचेगा 6 पे ये मारो। और उसके सवाल हाँ हाइट भी छोटी है अबे 2011 उसकी बॉडी बहुत देखी जितनी कम होगी जैसे मैं वो छोटा बॉडी बहुत थोड़ी है परफेक्ट है हाँ तो उसमें जा ज्यादा देख लो जोक सुना रहा है ये, उसे जोक सुना रहा है यार। मतलब जॉन अब्राहम या सलमान खान जैसे।
बहुत लेनी नहीं है सर, बॉडी वो बॉडी बहुत बनाई डबल करो होता है। टाइगर श्रॉफ, हाँ चलो वो ठीक है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नोल्ड, रॉनी कोलमैन। ये और सर इतनी नहीं बनाने बस फिट रहना। मुझे इनका नाम भी याद है श्वार्ज़नेगर। सर आप मूवी ज़्यादा देखते हो उसका मतलब? क्या चीज़? श्वार्ज़नेगर। मूवी ज़्यादा देखते सर हो? अपनी कैरियर में तक मूवी तो हाँ मैं देखता हूँ। सर आपने ब्रिटनी देखनी स्पीयर्स चाहिए। कौन सी? ब्रिटनी स्पीयर्स ब्रिटनी स्पीयर्स, हाँ वो पॉप सिंगर थी। जेनिफर लोपेज, हाँ जेनिफर लोपेज, ब्रिटनी स्पीयर्स। हाँ समझा नहीं, कंट्री नहीं पता मेरे को। वो तो जब हम छोटे थे तो टीवी पर जिसके गाने आते थे उनके नाम याद आ जाते थे। तब ये सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह नहीं था ना। जब फोन था मोबाइल फोन कहाँ था, तो लैंडलाइन टेलीफोन। कीपैड तो था पहले। कीपैड फोन जब आया था तब 2002 या 2003 में आया था। हाँ तो सर वो जब सबसे ज़्यादा क्रेज था उसका करना जो ऐसा होता था। वो फ्लैप वाला मोटोरेजर। अब इसके बाद ना पहला एक क्वेश्चन देखिएगा जिससे हमको ये समझ में आया कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं। सर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट। थप्पड़ मारते हैं। तो बस केवल जो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इसमें ये सिमिलैरिटी वाले, इसमें केवल बस ये तीन ही प्रूव करना बस। है जो अच्छा एक बात बताइए, ये जैसे हमने बताया कि SAS है ना, ऐसे ASA क्यों नहीं है? ASA क्यों नहीं है? ASA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्यों नहीं है? सर वही चीज हो गई ना, डबल हो गया। डबल एंगल हो गया ना ए भाई जब ASA है तो इसका मतलब दो एंगल इक्वल हो गए ना, दो एंगल इक्वल हो गए तो वो तो डबल ए की कैटेगरी में आ गया। ऐसे AAS क्यों नहीं है? अगेन वहाँ पर भी दो एंगल इक्वल हो गए तो मुझे तीसरी साइड वगैरह क्या चेक करने की जरूरत है? हमारा तो ट्रायंगल वहीं सिमिलर हो गया, आगे बढ़ जाएंगे बस। दो एंगल को करेंगे तो तीसरा तो अपने तीसरा आप आ अपने जाएगा आप ही कि साइड होगा। कुछ नहीं होगा। बस तो साइड का कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है ना। और RHS नाम का यहाँ पर क्राइटेरिया कोई नहीं है, ठीक है ना। RHS कॉन्ग्रुएंसी में होता है ना, यहाँ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1, example 1, examine each pair of triangles examine each pair of triangles of the given figure examine each pair of triangles of the given figure and state which pair of triangles are similar. And state which pair of triangles are similar. Full stop. Also state the similarity criteria used. Also state the similarity criteria used. अच्छा जी, अब जरा देखिए फर्स्ट।
जी बताइए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं? यस सर। 40 60 80 40 60 80 ये होगा। अच्छा, अब जब मेरे को ये समझ में आ गया कि हाँ भाई 3 एंगल दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल में 3 एंगल है, तीनों ही एंगल इक्वल है। तो जब ये हमको समझ में आ गया तो हमें अब इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो सीक्वेंस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले 40 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? ए। इधर लिखेंगे ए, और यहाँ पर कौन सा है? क्यू, है ना। तो ये मत सोचना कि अरे अल्फाबेटली अच्छा ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, बस आगे बढ़ जाओ। नहीं, अंधों की तरह नहीं करना, पहले समझना है। तो क्या है कि 40 डिग्री और इधर 40 डिग्री कहाँ पर है? क्यू पर है। फिर अगला देखेंगे 60 डिग्री कहाँ पर है? बी पर है ना। तो यहाँ पर बाद में लिखो बी, तो इधर 60 डिग्री कहाँ पर है? क्यू पी पर है, तो यहाँ पर बाद में लिखो पी, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन पर 80 डिग्री वाला एंगल, तो 80 डिग्री वाला एंगल कहाँ पर? सी पर, तो इधर 80 डिग्री वाला एंगल आर पर। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। समझ गए? तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ी मत करना, नहीं तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या है? बाई ट्रिपल ए बोलो या डबल ए बोलो, एक ही बात है। बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। सेकंड देखिएगा, चलो ठीक है जैसे बस इस वाले में अभी यही करना। शुरुआत हुई है अभी क्वेश्चंस की, धीरे धीरे बताऊंगा। हाँ, कुछ नहीं ना, एग्जामिन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो अभी जो पहला पेयर दे रखा था इसको एग्जामिन करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर तो दिखाई दे गया ना, ये सिमिलर है क्योंकि एंगल्स इक्वल है। अब उसका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मेंशन करना था, कर दिया। ठीक है जी, चलें आगे। हाँ चलिए जी, अगला देखेंगे। सेकंड दे रखा है यहाँ पर पी क्यू आर। .5 2 और 3 और डी ई एफ। फाइव 4 6 तो जो ना देखिए 2.5 का डबल 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का डबल 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का डबल 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेशो सबका सही आ रहा है ना। हर एक जो साइड है वो पहली वाली साइड की डबल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो इस चीज़ को दिखाएंगे आपको। हाँ जी, क्या पी क्यू अपॉन डी ई। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू अपॉन डी ई इज इक्वल टू, अगला ये 2 है और ये 4 है, तो क्यू आर अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, फिर देखिए इधर 3 है और इधर 6 है, तो पी आर अपॉन डी एफ, पी आर अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। समझ गए? 2 अपॉन 1 ही है, नहीं गलत बोल रहा हूँ। सर लगता है 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन, ये हो गया। तो तीनों का रेशो सेम आ रहा है। अब इसके बाद देखिएगा कि अब ना मेरे को ये बताना है कि सिमिलर ट्रायंगल है कौन से। जैसे हमने एंगल में तो देख लिया कि पहले 40 डिग्री था ए, तो इधर 40 डिग्री था क्यू, तो पहले लिख दिया ए और इधर लिख दिया क्यू। फिर 60 डिग्री था बी और 60 डिग्री था क्यू, तो इधर लिख दिया बी और इधर लिख दिया पी सेकंड पोजीशन पर। फिर थर्ड पोजीशन पर 80 डिग्री वाला, तो थर्ड पोजीशन पर सी, तो इधर भी थर्ड पोजीशन पर आर, थर्ड पर सी, थर्ड पर आर। जब साइड्स आपको सिमिलर जब दे रखी हो तब हाँ, तब कैसे करेंगे? हाँ, जैसे ये वाला है या ये वाला है, इनमें से कोई भी दो आप ले लीजिए, कोई भी दो। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, पहला और दूसरा ले लिया, या दूसरा और तीसरा ले लिया, ठीक, या पहला और तीसरा ले लो। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं दूसरा और तीसरा ले रहा हूँ, चलो, है ना। आप कहें पहला और तीसरा ले रहे हैं तो मैं पहला तीसरा ले लूँगा। तो हमें करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा तीसरा ले लिया, तो क्यू आर अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी आर अपॉन डी एफ। अब जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो इस वाले ट्राइंगल का है, और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स लिखी हुई है वो इस वाले ट्राइंगल की, दूसरे ट्राइंगल की। तो पहले न्यूमरेटर वाले को पकड़ दो,
हमने ले लिया क्यू आर और पी आर, इन दोनों में अल्फ़ाबेट कॉमन कौन सा है? आर। तो जो कॉमन वाला अल्फ़ाबेट है उसको बीच में कर दो। हमने क्या करा, क्यू आर और आर पी, अब ओवरलैप कर दो तो क्या बन जाएगा, क्यू आर पी। ठीक है, अब दूसरे को ले लो, ई एफ और डी एफ। ये रफ में करके देख रहे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों से सब कुछ हो जाता है लेकिन सीक्वेंस गलत कर देते हैं और फिर लास्ट में प्रूव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। ये क्यू आर था और पी आर था। अब क्यू आर ले लिया और पी आर ले लिया, लिख लिया अलग। अब इन दोनों में अल्फ़ाबेट कॉमन कौन सा है, आर। ठीक है, आर कॉमन है, तो जो अल्फ़ाबेट कॉमन हो उसको बीच में ले आओ। तो आर ऑलरेडी यहाँ पर था इसमें क्यू आर में, इसको पी आर को पलट कर आर पी कर दो, तो अब आर बीच में आ गया। क्यू आर और आर पी को ज्वाइन करेंगे तो आर फिर ओवरलैप और आर, तो क्यू आर पी बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अब ई एफ और डी एफ है, तो इन दोनों में अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है, एफ है। एफ को तो ऐसे ही रहने दो, इसको डी एफ को पलट कर एफ डी कर दो, ई एफ और एफ डी। और जब इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई एफ डी, ई एफ डी, ये बन गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल क्यू आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी। अच्छा, फिर आप में से कोई बच्चा ये कहेगा नहीं मैंने तो पहला और दूसरा रेशो लिया था, मेरा तो ये आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आपने पहला और दूसरा रेशो लिया तो क्या है, पी क्यू और क्यू आर, ऑलरेडी क्यू कॉमन है और वो बीच में, उसको कंबाइन करेंगे पी क्यू आर बन जाएगा, है ना। डी ई और ई एफ, इन दोनों को कंबाइन करेंगे डी ई एफ बन जाएगा। तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू डी ई एफ कह रहे हैं आप कह रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है और हमारा भी ठीक है। कैसे सही है, हम ये कहेंगे कि जब भी कभी कोई इक्वेशन होती है तो इक्वेशन में इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर हम सेम चीज़ ऐड करते हैं या सेम चीज़ मल्टीप्लाई या सेम चीज़ डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही यहाँ पर भी करना है। ये हमारे पास क्यू आर पी लिखा हुआ था, ये जो लास्ट वाला है ना अल्फ़ाबेट, इसको उठाकर पहली पोजीशन पर ले आओ, तो इसके भी लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को पहली पोजीशन पर लाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सेम। साथ में शेयर अब आप ये देखिएगा कि आपने क्या करा कि पी को पहली पोजीशन पर ले आए, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, तो इस वाले ये जो डी है इसको भी पहली पोजीशन पर लाना पड़ेगा, ट्राइंगल डी ई एफ। ये नहीं चलेगा कि एक को तो चेंज कर दिया और दूसरे को नहीं करा, दोनों को चेंज करिए तो आ गया ना सेम पी क्यू आर डी ई एफ। और आपके हिसाब से भी पी क्यू आर और डी ई एफ। अगर आप पहला और तीसरा लोगे तो कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है उसमें पी, तो उसमें पी को बीच में लेकर और उसको ओवरलैप करवाना पड़ेगा। सभी को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है वो है ट्रिपल एस। चलिए जी तीसरा देखते हैं। तीसरा है टू 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सिक्स 10 60 बताइए जी ये सिमिलर होगा कि नहीं? एमएन 2.5 है और ये 6 है। नहीं है 2.5 अपॉन 6 पॉइंट गया, नीचे आ गया 0, 5 5 जा 25 और 5 12 जा 16, तो 5 अपॉन 12 आ गया। सही है। और ऐसे ही अगर मैं एमएल थोड़े नीचे हो गई,
भाई ये 5/12 आ गया और ये आ गया ml/PR is equal to 5/10 ये 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो ट्राइंगल MNL is not similar to triangle PQR। सिमिलैरिटी का साइन लगा कर काट दो बीच में से, तो नॉट सिमिलर टू, ठीक है। सर का मैसेज आ गया, सुनेंगे? खुद ही लिखते हैं। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, चलो सुन लो। सर कौन अपने मेरे टीचर थे जो मुझे पढ़ाते थे इंग्लिश के। मतलब शायरी पढ़ाते हैं अरे नहीं, शायरी कोई सब्जेक्ट होता है? नहीं आपने वो लिखते हैं, जैसे धीरे धीरे एज के साथ किसी को कोई शौक हो जाता है तो उनको लिखने का शौक है। अपने इर्द गिर्द हर एक व्यक्ति की सुनो, इर्द गिर्द समझते हैं आसपास, हर एक व्यक्ति की सुनो, हर एक से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करो, ठीक है, कोशिश, ठीक है। जैसे एक बच्चा किलर गेमर है तो दूसरा भी किलर गेमर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। सही है? ज़्यादा मज़ा नहीं आया, ठीक है। कभी कभी अब क्योंकि मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हो गया हूँ, तो कभी कभी मैं लिख कर भी भेज देता हूँ कि सर इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, फिर उनका रिप्लाई आता है कि कोई नहीं डियर, कल कुछ अच्छा ट्राई करता हूँ, तो फिर वो अगले दिन कुछ और अच्छा बनाकर भेजते हैं। तो सर आप हमें ऐसे भेज दो, हाँ, आप भी हमें रोज भेज दो। अरे मैं कहाँ बनाता हूँ? सर आप फॉरवर्ड कर देना ना सर आप क्वेश्चंस भेज अभी रहे हो, अभी मैं दूसरी चीज़ों में बिजी रहता हूँ। सर आप होमवर्क नहीं भेज रहे। हाँ, ये तो नहीं, मैं यार, दिक्कत है ना, सर आप कह रहे थे ना ये सर आप वर्ड भी आ सकते हैं। सर वैसे इसको काम पूरा नहीं आप होगा। भी बोलते खूब भेज दो। मैंने खुद नहीं बोल रखी है, नई कॉपी बनाई है सबकी। चलो जी, कॉपी अगले बहुत देखिए। पुरानी नहीं वाली। नहीं मार्क्स नहीं मैं कोई भी क्लास का MP तो से कॉपी निकाल पाऊंगी। अरे स्टॉप कंप्लेनिंग, देखो तो हमारी जिंदगी में बहुत दुख है। आप लोग इधर स्टडी करने आते हैं बातें ये ना कंप्लेन मत करा करो छोटी छोटी सी चीज़ों में। हमने भी किसी से कुछ सीखा था, हमारे जो हेड थे जो पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाते नहीं थे, मतलब हमारे साथ ही थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कोई कौन सा लॉजिक है, तुम क्लास से बाहर निकाल दो तो काम कंप्लीट नहीं है, तुम बच्चे कहाँ जाए, कॉपी भूल गए तो क्लास से बाहर निकल जाओ। मैं बताता हूँ, हाँ, बात है। वो साइकोलॉजी है कि अगर एक बच्चे ने फील करा, एक बच्चे ने ये फील करा कि भाई सारी क्लास के सामने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी इंसल्ट हो गई, आधी तो क्लास फिर में वो बच्चे की इंसल्ट करो। तो ये दो अलग अलग तरीके के बच्चे हो गए। जैसे कुछ बच्चे उस इंसल्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो वो ढीठ हो गए कि उन्होंने अगली बार से सोचा कि सारी क्लास बाहर चली गई तो मैं ही क्या करूँगा काम करके, तो छोड़, कुछ नहीं करते, है ना, लाइफ के मजे लेते हैं। अब ऐसा हुआ कि मैं भी उन्हीं में से एक था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब आई वॉज अ यंग टीचर, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता हूँ, तो हमारे जो हेड थे तो मैं कुछ ऐसे ही मानता था, मैं कुछ मानता ही नहीं था तो वो मेरी गलती थी। उसका रीज़न ये था कि मतलब मैं कई बार, जो कि मैं जूनियर था, तो मैं कई बार सोचता था कि मैं अपना कुछ डाउट लेकर चला जाऊँ उनके पास, वो डाउट क्लियर नहीं कर पाते थे, तो मुझे लगता था कि इन्हें कुछ अता पता तो है नहीं, है ना, तो क्या रिस्पेक्ट क्या करूँगी, तो रिस्पेक्ट अंदर से निकलती ही नहीं थी। तो अब उन्होंने एक दिन क्लास में आ गए तो बच्चे बैठे हुए थे, टाई ढीली कर रखी है, बटन खोल रखे हैं, है ना, और एक दो ने तो शर्ट ऐसे पीछे को डाल रखी है और ऐसे बैठे हैं, बेहाल हो गए, बिल्कुल बेहाल, है ना। तो अब वो बेहाल हो गए बच्चे, तो सर ने कहा ये क्या तरीका है भाई, है यूनिफॉर्म है आपकी, टाई ऐसे लगाइए, ये तो इन्होंने, बच्चों ने कहा सर इतनी गर्मी है ना, ये वो सब तरीके के उनको प्रॉब्लम्स बता दी। और सर ये जो है ना खिड़की, ये खिड़की जो है ना, ये खिड़की अब खुलेगी नहीं, अब ये खुलेगी नहीं, गर्मियाँ चल रही है ना, और जब सर्दियाँ होंगी ना तो ये बंद नहीं होंगी, है ना, इतनी टाइट है ये खिड़कियाँ कि फिर ये बंद नहीं होंगी। तो सर्दियों में हम ठिठुरते रहते हैं बैठ कर, और गर्मियों में हमारे पसीनों में बुरा हाल रहता है। उन्होंने सुन लिया, सुनने के बाद में फिर कहते हैं कि आप में से आर्मी में कितने लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आधी से ज़्यादा कहा रहा है मैं भी देश के लिए कुछ करूँगा, देश के लिए कुछ करूँगा, तो वो सब उठा दिया सबने, है ना, बहुत सारे लड़कों ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की डिमांड होती है आर्मी में,
तो सिग्नल्स एक यूनिट होती है सिग्नल्स, तो सिग्नल्स में उनकी डिमांड होती है। तो हाथ उठा दिया, तब उन्होंने समझाया सबको कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं और आपको पता है आर्मी में आप ये कंप्लेन करोगे, कह रहे वहाँ पर नेगेटिव में आप काम करेंगे, वहाँ पर जब गर्मी में काम करेंगे तो इतना पसीना बहेगा कि आपकी पूरी यूनिफॉर्म गीली हो जाएगी पसीने में। तो आप जो है वहाँ पर कंप्लेन करेंगे नहीं और यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं। तो नेवर कंप्लेन, ऑलवेज थैंक्स, है ना। वो ये उन्होंने समझाया, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़। अब बड़ा मैंने कहा आज कुछ ऐसी चीज़ इन्होंने समझाई है जो समझ में आएगी। तो वो इसी से जो अभी इन्होंने मैसेज भेजा इसी से रिलेट कर गया कि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ वो काम की चीज़ बताई थी, वो मुझे अच्छी लगी वो बात कि हर बार कंप्लेंट क्या करना। आप जैसे तुम कंप्लेंट कर रहे हो ये तो कराया नहीं, टीचर ने ये दे दिया, अरे खुद करो ना मेहनत। अब ट्यूशन किस लिए है? ट्यूशन इसीलिए है कि आप कंप्लेंट करना ही बंद कर दो। भाई हमने तो प्रिपेयर कर रखा है, आप कराओ या ना करो, है कि नहीं भाई। आप सभी बच्चे अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे हैं, स्कूल में भी फीस दे रहे हैं, ट्यूशन में भी फीस दे रहे हैं, तो कंप्लेंट करना तो बंद करो। अब तो सीखने का टाइम है। ठीक है, चलिए मैं अगला देखता हूँ। फोर्थ पार्ट देखिएगा, MNP और फिर EFG। टू 2.7, 3 और 2? फाइव, 6 और 4? तो यहाँ देखिएगा कि इधर 3 है और इधर 6 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इधर 2 है इधर 4 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन 2.7 2 जा 5.4 होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये गलत होगा हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। तो कोई मतलब ऐसा है ना, अगर दो एंगल इक्वल होते तब बात बन जाती, लेकिन दो साइड्स अगर सिमिलर हैं, मतलब दो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो हम उसको सिमिलर नहीं कह सकते, तीनों का ही होना जरूरी है। वो तो एंगल की बात है ना, साइड नहीं होगा, साइड में तो तीनों का ही होना जरूरी है। तो हम ये कहेंगे कि MN अपॉन EF इज नॉट इक्वल टू NP अपॉन FG, बट NP अपॉन FG इज इक्वल टू MP अपॉन EG। सर आपने FG सर वो NP के मिडल में सर मिडल में अच्छा, ठीक FG, इसका मतलब ध्यान दे रहे। चलिए ठीक है, सर हम ठीक है जी। हाँ बताइए, हमने NP लिया है तो अपॉन में हम PG की जगह से NP में अपॉन में, हाँ NP अपॉन PG नहीं E है ना, ये मैंने E रखा है। चलिए जी ठीक है, बाकी कर देते हैं, आज भेज दूँगा, और अगर भूल जाओ तो याद दिला देना। अरे मेहनत करना शुरू करो, हाँ स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, हाँ मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखो।